सेफ गार्डिंग द मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड मतलब यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस को बोला गया है, SC ST OBC। तो इन सबको सेफ गार्ड करने का मतलब प्रोटेक्ट करने का ज़रूरत है। ये सब तो हम लोग ऑलरेडी रिजर्वेशन सिस्टम ये सब में जानते ही हैं कि क्यों प्रोटेक्शन चाहिए। तो उसी के बारे में हम लोग फर्दर पढ़ेंगे कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव बीन प्रॉमिसिंग टू डू अवे विद पास्ट सोशल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिसेस। जो भी गवर्नमेंट फॉर्म करने आता है वो हमेशा बोलता है कि इनइक्वालिटी हटाने के लिए हम लोग ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, वोट दो हम लोगों को। तो ये सब चीज़ का मेन कैसे हट सकता है ये सब? एडुकेशन से। अगर सारा बैकवर्ड क्लासेस पढ़ाई लिखाई करेगा, वो लोग भी ऑफिसेज में काम करेगा, तो सब में इक्वालिटी आएगा। जब वो लोग खुद इंडिपेंडेंट बनेगा तब इक्वालिटी आएगा। तो सबका प्राइमरी एम होता है कि सारे बैकवर्ड क्लासेस को एडुकेशन दो, हेल्थ फैसिलिटीज दो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो। लेकिन आज तक ये हो नहीं पाया है और ये होने में टाइम भी बहुत लगेगा, क्योंकि इंडिया का बहुत पॉपुलेशन माइनॉरिटी में है और बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशंस के कारण, सुपरस्टिशंस के कारण ये सब चीज़ नहीं हो पा रहा है। तो बैकवर्ड क्लासेस में काउंट हो रहा है SC ST OBC। तो मार्जिनलाइजेशन का डेफिनेशन लर्न करना होगा। मार्जिनलाइजेशन मीन्स द सोशल प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग एंड आइसोलेटिंग एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप टू अ लोअर और एन आउटर एज। मतलब किसी एक इंसान को या किसी एक फैमिली को, किसी एक सोसाइटी को अलग कर देना, उन लोगों को नीचा दिखाना, नीचे के जैसे ट्रीट करना कि इस हर मंदिर में अलाउड नहीं है, या कोई वो लोग क्रॉस करता है तो लोग साइड हट जाते हैं, ये सब काम करना। तो इंफीरियर के जैसे ट्रीट करना। इन मोस्ट केसेस द डेप्रिवेशंस लीड्स टू इम्पोवरिशमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जब इस तरह से भेदभाव होता है तो उन लोगों में इम्पोवरिशमेंट होता है, उन लोगों को पूरा डेवलपमेंट का चांस नहीं मिलता, न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, और अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लोगों को नौकरी नहीं मिलता। तो ये होता है मार्जिनलाइजेशन का मतलब, जहां पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से भेदभाव को बैन तो कर रखा है, लेकिन ये आज भी चलता है। अगर सिटीज में नहीं चल रहा तो बहुत सारे विलेजेस में चल रहा है, ये सब चीज होता है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सा प्रोविजन दिया है, फैसिलिटी दिया है लोगों को बचाने के लिए। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोगों को पता है कि राइट टू इक्वालिटी, सब कोई इक्वल है बिफोर द लॉ। द स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस लाइक प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। स्टेट ऐसे बोलता है ना, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, लेकिन कंट्री या स्टेट कुछ कुछ रूल्स बनाता है बैकवर्ड लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर आज हम किसी वीक को सपोर्ट कर रहे हैं तो बाकी स्ट्रांग लोग सोचेगा कि ये तो हम लोगों के साथ पार्शियलिटी हो रहा है, लेकिन वो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन है। वो वैसे हमको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा उसको, कमज़ोर लोगों को ज़्यादा, ताकि उसको आगे के लिए सपोर्ट मिले। तो स्टेट प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करता है। यहाँ से तुम लोगों को ये लर्न करना होगा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। इससे इक्वालिटी आता है सोसाइटी में, बैकवर्ड क्लासेस का अपलिफ्टमेंट के लिए बेनिफिट होता है उन लोगों को। और राइट टू इक्वालिटी के अंडर में अनटचेबिलिटी बैन कर दिया गया। देखो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन वहाँ दिया हुआ है। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बनाएगा ताकि बैकवर्ड क्लासेस का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो सके। रिजर्वेशन के थ्रू फ्री एजुकेशन उन लोगों को ज़्यादा दिया जाता है, इस तरह से अलग अलग फैसिलिटीज़ होता है। अनटचेबिलिटी क्या होता है ये हम लोगों को पता है। लोअर कास्ट को टच नहीं करना, उनके पास नहीं जाना, सोसाइटी से बाहर रख देना। वो लोग का घर जनरली स्लम एरियाज में होता है, शहर के बाहर होता है, इस तरह का होता है। विलेज का कुआं से पानी नहीं लेना, ये सब मतलब इतना बेसिक रिक्वायरमेंट्स में भी बैन कर दिया जाता है, उसी को अनटचेबिलिटी बोलते हैं। तो वो सब बैन है राइट टू इक्वालिटी के अंडर में। कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा प्रोविजन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अत्याचार के अगेंस्ट हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं। देखो 14 ईयर्स से बिलो एज का एम्प्लॉयमेंट बैन है, जो हम लोग को पता है चाइल्ड लेबर के अंडर में आता है। तो ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन हो गया, छोटे बच्चों से अगर हैजार्डस फैक्ट्रीज में काम करवा रहे हैं तो। Many Dalits have filed under the fundamental rights and drawn the attention of government to provide social, political and economic justice to them. दलित क्लासेस में जो लोग थोड़े पढ़े लिखे होते हैं या जो यंग होते हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो लोग इतना टॉलरेट नहीं कर सकता।
क्योंकि उन लोगों को ये है कि हम लोग अत्याचार क्यों सहे हाई क्लासेस का। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंडर में वो लोग केसेस फाइल करता है। गवर्नमेंट का ध्यान जाता है कि हाँ यहाँ पर ऐसे अत्याचार हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है कि मार पीट के फिर वो केस बंद कर दिया जाता है, क्योंकि हायर क्लासेस वाला अपना डोमिनेंस दिखाता है। स्पेशल प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज का राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल प्रोविजन है। तो ये सारा था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो अगर ये बोलेंगे हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द मार्जिनलाइज्ड, तो उसमें इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट टू इक्वालिटी, 2 लाइन लिखना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और ये सब में 2-2 लाइन लिखना। बहुत इजीली लर्न हो जाएगा ये। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है हम लोगों को पता है, ये रूल्स है जो कौन फॉलो करता है, गवर्नमेंट फॉलो करता है लोगों को रूल करने के लिए। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर्स रूल फॉलो करते हैं कि इस तरह से पढ़ाना है, इस फॉर्मेट में रहकर पढ़ाना है ताकि सब अच्छे से पढ़ाई हो पाए, सिस्टम चले। ठीक उसी तरह से लोगों को रूल करने के लिए गवर्नमेंट भी रूल्स फॉलो करता है। उसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर है कि ये पॉलिसीज का क्या फ़ायदा है। एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रहता है सोसाइटी में, इनइक्वालिटी कमता है, और बाकी फैसिलिटीज़ वगैरह सारे लोगों तक मिलता है। ये उसका बेनिफिट है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन में भी है। फिर प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड, तो एक रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि जिन लोगों के लिए रिजर्वेशन हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन आम आदमी के लिए तो ये नुकसान है ना। वो लोग पढ़ रहा है तो भी उन लोगों को एग्जाम में पास मतलब जॉब नहीं मिल रहा, क्योंकि कितना सारा सीट्स तो रिजर्व्ड हो गया। तो ये एक हमेशा एक हॉट टॉपिक रहता है डिस्कशन का। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट क्यों रिजर्वेशन दे रखा है, क्योंकि अभी तक में ये सही लग रहा है कि जो पुअर है, जो वीक है, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देना ही पड़ेगा। जैसे अगर ट्यूशन में कोई वीक बच्चा है तो उसको 2 दिन एक्स्ट्रा बुलाना पड़ता है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा हेल्प करना ही पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही तो बाकी लोगों को ये लगेगा कि वो तो एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, तो ये गलत बात है। लेकिन वो गलत नहीं है। बाकी लोगों का 4 दिन में हो जा रहा है, वो वीक है, उसको 5 या 6 दिन पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक वैसे ही रिजर्वेशन में होता है कि बाकी लोगों को दूसरे जगह पे काम मिलेगा, लेकिन बैकवर्ड क्लासेस को पढ़ने लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उनको कम मार्क्स में ही जॉब देना पड़ेगा, वैसा बात होता है। SC/ST का है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये एक एक्ट पास किया गया था। इसका क्या क्या प्रोविजन है वो लिखा हुआ है। देखो SC/ST को ना बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे गांव वगैरह में होता है, मतलब फिनाइल वगैरह भी पिला देते हैं गुस्सा में, अपना टॉर्चर दिखाने के लिए, मजाक में ये सब चीज़ भी करते हैं, बेकार में मारते रहेंगे हर बात पे। तो वही चीज़ है कि इस एक्ट के अंडर में किसी भी SC/ST मेंबर को उल्टा सीधा कुछ खिला नहीं सकते। ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस मतलब कुछ हार्मफुल सब्सटेंस उल्टा सीधा नहीं खिला सकते। किसी भी मेंबर का बेकार में इंसल्ट नहीं कर सकते। उसको ज़बरदस्ती हम लोग कैप्चर करके नहीं रख सकते, या उसको बॉन्डेड लेबर मतलब उसको बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते। पहले होता था ना कि मजदूर को, लेबर इंसान को ही खरीद लिया जाता था, अब उससे जो चाहे काम कराओ, तो वो सब चीज़ नहीं चलेगा। फिर उसको ज़बरदस्ती का वोट नहीं दिलवा सकते उससे। यूज़ ऑफ फोर्स ऑफ एनी वुमेन बिलोंगिंग टू SC और ST, किसी भी वुमेन का SC/ST का ज़बरदस्ती की, ठीक है उसका तो फैमिली इतना ये है नहीं जिससे मन शादी करा दो या जो करो, वो नहीं चलेगा। या बिल्डिंग को तोड़ देना, जैसे वो लोग का कोई मंदिर है, उन लोगों का कोई स्कूल है, उसको तोड़ देंगे, ये सब नहीं चलेगा। तो ये सारा इस एक्ट के अंडर में पनिशेबल ऑफेंस है। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट इन 1993, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था। इसके अंडर में मतलब दलित लोग ही तो ज़्यादातर बाथरूम वगैरह सब साफ कर रहे हैं, स्वेज साफ कर रहे हैं। तो ये सब में था कि मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद करना होगा। जो इंसान लोग घुस के गटर में साफ कर रहा है, कितना हार्मफुल चीज़ है उन लोगों का हेल्थ के लिए भी, तो वो सब चीज़ को बंद किया जाए। वो सब मशीन से साफ हो या प्रॉपर सिस्टम से साफ होगा। तो सफाई कर्मचारी लोग मिलकर PIL फाइल किए थे, तब जाकर ये सब चीज़ को, ताकि रेलवेज में ऐसे मैनुअल स्कैवेंजिंग को बंद कराया जाए, क्योंकि ये अत्याचार के बराबर है, अत्याचार ही है। मतलब बाथरूम साफ करना, ट्रैक्स वाला सब कुछ, वो सब चीज़। देखो यहाँ लिखा है, एक मैनुअल स्कैवेंजर वो है जो ह्यूमन वेस्ट को
ब्रूम से या टिन प्लेट से या बास्केट से उठाता है जा जाकर। अभी भी तो ये सब होता है। हाँ होता है। तो हुआ नहीं PIL का सक्सेसफुल? नहीं मतलब हुआ है, वो सब लेवल पे हुआ है, लेकिन रोड वगैरह साफ करना ये सब ब्रूम स्टिक से चल ही रहा है, पूरा नहीं हो पाया है ये सब चीज़ में। तो ये सब चीज़ को था कि ब्रूम से, टिन प्लेट से या बास्केट से साफ किया जाता था, बिना पानी वानी के, फ्लश सिस्टम नहीं था, तो सब वेस्ट कलेक्ट करो फिर ले जाकर कचरा का उसमें डालो। लेकिन ये सब चीज़ अब वैसे नहीं होता, क्योंकि ड्रेन में सब कुछ जाता है फ्लश सिस्टम के कारण। तो ये काफ़ी लो पेड जॉब था जो ज़्यादातर दलित वुमेन वगैरह करती थी। तो इससे स्किन इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन, पेट का खराबी, ये सब चीज़ प्रॉब्लम होता था। लेकिन अभी भी ये सिस्टम कुछ कुछ पार्ट्स में है। ये ड्रेन से जो हम लोग देखते हैं साफ हो रहा है, ये उतना हैजर्डस नहीं है, क्योंकि पानी तो है वहां पर, वो लोग थोड़े डिस्टेंस में ही है। मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। तो इन लोगों, जो लोग बोले कि हम लोग ऐसे काम नहीं करेंगे, अब उनको दूसरा काम भी तो देना होगा ना, उसी को बोलते हैं रिहैबिलिटेशन, दूसरा काम देना, ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन। तो ये एक एक्ट है जिसके अंडर में काफी कुछ प्रोहिबिशंस दिया गया था, फिर उस एक्ट का नाम चेंज करके स्वच्छ भारत कर दिया गया था। नहीं वेट, आफ्टर द एनैक्टमेंट ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013, हाँ SRMS को रिवाइज किया गया था, मतलब इसी एक्ट को रिवाइज, कुछ कुछ नया चेंजेस लाया गया था। स्वच्छ भारत अक्टूबर 2, 2014 को लॉन्च हुआ। इसका टारगेट्स तुम लोगों को लर्न करना होगा कि टॉयलेट्स क्लीन हो, ऐसे मैनुअल स्कैवेंजिंग को बंद किया जाए, और लोगों का सैनिटेशन को लेकर जो एटीट्यूड है कि घर साफ, मतलब आसपास साफ करना, ये सब मेरा काम नहीं है, वो सब चीज़ चेंज लाया जाए। तभी तो बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज लोग भी दिखा रहा था कि झाड़ू लेकर साफ कर रहा है, तो वो दिखा रहा था कि जब हम लोग कर सकते हैं इतने बड़े होकर, तो कोई भी कर सकता है, ये सब काम आम है। वो चीज़ उसका मैसेज था। स्वच्छ भारत का ये भी था कि जगह जगह टॉयलेट्स बनाओ, ताकि ओपन फील्ड में जो लोग वॉशरूम कर रहे हैं वो बंद हो, हर टॉयलेट में फ्लश होना चाहिए, ये सारा चीज़ का था। तो ये एक नेशनल कैंपेन था, महात्मा गांधी का 150th बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पे स्टार्ट किया गया था। स्वच्छ भारत बहुत हद तक सक्सेसफुल रहा, क्योंकि बहुत सारा जगह पे मैनुअल स्कैवेंजिंग बंद होकर फ्लश वाला टॉयलेट्स बना। द प्रोग्रेसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ those is completely eliminated and the progressive rehabilitation of those dependent on scavenging, जो लोग आज तक काम उनका यही था कि बाथरूम साफ कर रहे हैं, उसी से रुपया मिल रहा है। अब मॉडर्न फ्लश होने के कारण जब उनका काम बदल गया, इतने लोगों का काम नहीं है, तो जब तक हम लोग उन लोगों को दूसरा नौकरी नहीं देंगे तो वो काम सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ अभी भी चल रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग बहुत सारा दूसरा प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि अलवर इज द फर्स्ट सिटी इन आवर कंट्री दैट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम मैनुअल स्कैवेंजिंग, मतलब वहाँ का सारा बाथरूम, सारा पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ फ्लश सिस्टम पे चलता है। ये अलवर कहाँ पे है? राजस्थान शायद। प्रोग्राम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शंस। और क्या क्या प्रोग्राम्स है ये सारा लर्न करना है, अच्छे से सुन लो ताकि इजीली समझ आए। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें आवास मतलब क्या होता है? रहना, घर। तो रहने के लिए घर बनाने का स्कीम था। तो इसमें गरीब लोगों को, देखो, द हाउसेज वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द नीडी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड अ सब्सिडी ऑन लोन, मतलब सस्ता में घर बनवाया जाएगा गरीब लोगों के लिए, उनको लोन दिया जाएगा, ये सारा चीज का था। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसके अंडर में 10 साल से अबव जिस इंसान का बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट खोलने के लिए क्या होता है, एक मिनिमम रुपया डिपॉजिट करना पड़ता है, नहीं तो वो लोग रुपया काटने लगता है, चार्ज करने लगता है। तो यहाँ पर है कि बिना किसी रुपया डिपॉजिट किए भी वो बैंक अकाउंट खोल सकता है। द स्कीम टारगेटेड द पीपल लिविंग BPL, ताकि सबका बैंक अकाउंट खुले तो फ्यूचर में और फैसिलिटीज मिले। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसका मतलब कोई भी अगर नया काम करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं ना, नया काम, खुद का बिजनेस सेट करना चाहता है, तो उसको 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन गवर्नमेंट देगा सस्ता में। तो SC ST या विमेन में से कोई भी अगर काम करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर्स, हाँ,
ये सारा स्कीम खाली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। मतलब ये सब लोग बैकवर्ड क्लास प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसमें अंडर दिस इनकम डिक्लेरेशन स्कीम गवर्नमेंट वुड मोबिलाइज द मनी फॉर यूटिलाइजिंग एंड मीटिंग द वेलफेयर नीड्स ऑफ द पुअर पॉपुलेशन। मतलब गवर्नमेंट को जो टैक्स मिल रहा है वो गरीब लोगों में बांटेगा, गरीब लोगों का यूज में लेगा, ताकि किसी और, आज हम इनकम कुछ कर रहे हैं ज्यादा तब हम टैक्स भर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो मेरा रुपया दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना, इससे समझ में आ रहा है कि लड़कियों के लिए है। तो 10 साल से द पेरेंट्स ऑफ एनी गर्ल चाइल्ड बिलो 10 ईयर्स एक सेविंग्स अकाउंट खोल सकता है और उसको 21 साल तक चला सकता है। आफ्टर दैट टाइम दे कैन विड्रॉ द मनी एंड यूज इट फॉर हर मैरिज ऑन हायर एजुकेशन। मतलब कुछ रुपया वो डिपॉजिट करके गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको मिलेगा। 10 साल से कम लड़की का अकाउंट खुला हुआ है तो गवर्नमेंट भी उसको कुछ रुपया देगा और वो रुपया में वो अकाउंट जमा करते जा रहे हैं, 21 साल तक वो रहेगा। उसके बाद क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 11 साल के लिए रुपया रहा या उससे ज़्यादा के लिए, तो वो रुपया बाद में पढ़ाई लिखाई, उसका शादी, किसी भी चीज़ के लिए लो। ये सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। ऑर्डिनरीली अगर हम रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, हमको 5% का इंटरेस्ट है, तो गवर्नमेंट इसमें अपने तरफ से 8%, 9%, 10% का इंटरेस्ट देगा। ये होता है सुकन्या, हाँ, पर ईयर सुकन्या समृद्धि योजना। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें बीमा मतलब इंश्योरेंस होता है। तो बहुत लोगों का इंश्योरेंस क्या होता है कि आज हम हर महीना 10,000 रुपया दे रहे हैं, अलग अलग स्कीम का होता है। तो अगर कभी सपोज एक एक्सीडेंट का है, साल भर से मेरा इंश्योरेंस चल रहा है, 10-10 हज़ार हम देते जा रहे हैं, तो अगर मेरा इंश्योरेंस है 3 साल का, तो 3 साल के अंदर कभी भी अगर एक्सीडेंट होगा तो वो उतना रुपया जितना इंश्योरेंस का स्कीम में है उतना हमको मिलेगा एक्सीडेंट के टाइम पे, ताकि हम अपना इलाज करा पाए। इस तरह से इंश्योरेंस का स्कीम होता है। 3 साल स्कीम खत्म हो जाएगा तो वो रुपया गया मेरा। गया। हाँ, तभी ना हो रहा है कि आज हम लोग सब इंश्योरेंस करा लिए, सबका तो एक्सीडेंट नहीं हो रहा, तो इसीलिए आज हम लोग सब 10-10 हज़ार देते जा रहे हैं। एक्सीडेंट किसी एक ही का हुआ तो ले देकर घूम फिर के हम लोगों का ही रुपया उसको मिला है। इसीलिए तो इंश्योरेंस कंपनी का फायदा भी होता है। सब लोग अपना इंश्योरेंस करा रहा है, जरूरी थोड़ी है सबका काम आ रहा है, वो तो खत्म हो जा रहा है ना, लेकिन फिर भी सब क्यों कराता है कि इन केस कुछ हो गया तो रुपया तो मिलेगा ना, इसलिए। बहुत जने रुपया करने के लिए अपना अंगुली काट देते हैं, हाँ, कि इंश्योरेंस का रुपया मिल जाए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो उसी में है कि लोगों का इंश्योरेंस वगैरह करवाएगा जिन लोगों के पास इंश्योरेंस का स्कीम नहीं है, लोअर सेक्शन में मोस्टली। तो ये सारा गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स था। पीपल्स एस्पिरेशन एंड आवर नेशनल गोल्स, इंडिया हैज कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द वर्ल्ड। देयर इज अ डेफिनेट पॉसिबिलिटी कि इंडिया एक प्रॉस्परस नेशन बनेगा, पॉवर्टी खत्म होगा, इग्नोरेंस और डिजीज सब कुछ खत्म होगा। आवर ग्रोथ प्रोसेस ज्यादा इंक्लूसिव होना चाहिए, मतलब वीकर सेक्शन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा हम लोगों के स्कीम वगैरह में सब कुछ। ये एक्सीडेंट टाइम में कितना रुपया देगा? हाँ, एक्सीडेंट टाइम में कितना? वो अलग अलग स्कीम होता है ना। स्कीम के ऊपर है। they should ensure the improvement of social infrastructure। गरीबों का मतलब उन लोगों के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज अच्छा होना चाहिए, ये सब चीज़ है। आज हम लोगों के लिए चैलेंज ये है कि जो इंडिया डेवलप कर रहा है वो ग्रोथ इवन नहीं है। रिच पीपल आर गेटिंग मोर रिच एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर। तो वो इक्वालिटी जब तक नहीं लाएंगे, वुमेन के अगेंस्ट क्राइम बंद नहीं करेंगे, तब तक प्रोग्रेस नहीं बोल सकते। सो दिस इज ऑल अबाउट safeguarding the marginalized।